स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट के जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाउ टू डील विद देम। आज हमारा इंटरेस्ट उन क्वेश्चंस पे रहेगा। सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, टू pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is small r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now becomes. तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। फर्स्ट केस में हमारे पास में जो बॉल्स हैं वो दो स्ट्रिंग से रिजिडली सस्पेंडेड है, कैरिंग चार्जेस। एक बॉल ये है और दूसरा बॉल हमारे पास में ये है, और ये इनका मिड पोजीशन है y, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये है स्मॉल r, जो क्वेश्चन पे गिवन है। सेकंड केस में हमारे पास में ये जो सेपरेशन स्ट्रिंग का लेंथ है इसको अपन ने हाफ कर दिया है, एंड द बॉल्स आर नाउ लाइक दिस। दिस इज y/2 गिवन इन द क्वेश्चन, और ये हमारे पास में r डैश है। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है इस केस में r डैश वो कितना आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम अपने डायग्राम को रिजॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो जब रिजॉल्व करेंगे तो इस पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा स्ट्रिंग पे, कैपिटल T। इसके जस्ट बाद लेट दिस एंगल बी थीटा। तो यहां पे जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, इट इज mg, और ऊपर की तरफ इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो जाएगा t cos थीटा। इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू रिपल्सन है वो इधर की तरफ लग रहा होगा, फोर्स F, और इस पे अंदर की तरफ इस t का साइन कंपोनेंट लगेगा, t sin थीटा। So for equilibrium position, these all will be balancing each other. तो अपन क्या लिखते हैं here, t sin theta that is equal to f and t cos theta is equal to mg। अभी हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो हमारे पास में ये चीज आ जाएगी, t कट जाएगा और tan थीटा आ जाएगा हमारे पास में इक्वल टू f अपॉन mg। अब अगर हम f की वैल्यू रख देते हैं तो tan थीटा नाउ कम्स आउट टू बी k q स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय mg। अभी हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहां से, ये r/2 हो जाएगा। सो tan थीटा वुड बी इक्वल r/2 परपेंडिकुलर अपॉन इस y विच इज इक्वल टू k q स्क्वेयर अपॉन mg r स्क्वेयर। लेट दिस वी कॉल इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, सेम अगर इस डायग्राम के लिए अप्लाई करें, सो सिमिलरली वी कैन राइट फॉर सेकेंड केस। हम लिख सकते हैं इट इज r डैश अपॉन 2 अपॉन y अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू k q स्क्वेयर अपॉन mg r डैश स्क्वेयर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अभी हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग विल बी हैविंग r अपॉन 2 अपॉन y from the first equation
into y upon 2 upon r dash upon 2 which is equals to, यहां से अपने पास में ये मिल जाएगा r dash square upon r square. Now here from we can have ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, so this would be r upon 2r dash equal to r dash square upon r square. ये हो जाएगा r cube by 2 that is equal to r dash cube. क्यूब रूट ले लेते हैं अपन दोनों तरफ, तो टेकिंग क्यूब रूट we will be having 1 upon 3 root 2 into r that is r dash. ये हमारे पास में रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड at an angle of 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 past to 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter, is electric field intensity given है और टॉर्क जो डायपोल जिसकी लेंथ गिवन है, जिसको हमने 30 डिग्री एंगल इंक्लाइंड पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो भी गिवन है. चार्ज कितना कैरी होगा उस डायपोल पे वो हमें निकालने का है. तो हमने इसको स्टार्ट किया टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, और टाउ की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है हमें 4, और यहां पे Q इंटू 2L, 2L इज 2 इंटू 10 पास टू माइनस 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 2 इंटू 10 पास टू 5, और साइन 30 है साइन 30, तो साइन 30 हाफ होता है, ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये 10 पास टू 3 बचेगा, तो 2 इंटू 10 पास टू माइनस 3 और 2 मिली कूलम. ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा. अगला क्वेश्चन है, अ स्क्वेयर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of square as shown in figure. The electric flux linked to the surface in units of voltmeter is. तो हमारे पास में एक स्क्वायर सरफेस गिवन है ऐसे, और इस स्क्वायर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसी के प्लेन पे है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हमें गिवन है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस सरफेस में से फ्लक्स कितना लिंक होगा, जबकि इसका थीटा एंगल यहां पे गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 0. तो ये फ्लक्स हमारे पास में 0 आ जाएगा. अगला क्वेश्चन लेते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r by 2 from the center of a charged conducting spherical shell of radius capital R is E. The electric field at a point r by 2 from the center of the sphere is. अब हमारे पास में एक स्फेरिकल शेल गिवन है और उस शेल का रेडियस है कैपिटल R. यहां से 3r by 2, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है 3r by 2. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम r by 2 पे लें पॉइंट, तो ये r by 2 पे इसके अंदर पॉइंट आ जाएगा. तो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इट इज 0 सिंस नो चार्जेस विद इन द शेल. जो भी चार्ज होंगे उसके आउटर सरफेस पे होंगे, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इंटीरियर पे 0 आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड A इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ Q इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर. हमें मालूम है कि क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, जो टोटल फ्लक्स होगा
वो टोटल फ्लक्स होगा phi इक्वल्स टू 1/8, ये फ्लक्स थ्रू वन फेस निकाल रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/8 चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इतना फ्लक्स हमारे पास में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन E equals to capital A into small a. A charge contained in a sphere of radius small a centered at the origin of the field will be. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है सर्टेन रीजन पे और इसके बाद उस स्फीयर का रेडियस गिवन है और चार्ज को उसके सेंटर पे रखना है, तो हमें बताना है कि वो चार्ज कितना होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू A इंटू ए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर लिखें तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज A इंटू ए। अब इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Q की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू ए क्यूब। तो ये हमारे पास में फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट XYZ इज गिवन बाय, हमारे पास में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है -x²y -xz³ +4, और हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E एट दैट पॉइंट इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम इसको लिखेंगे डेल V अपॉन डेल x प्लस J कैप माइनस डेल V अपॉन डेल y प्लस K कैप माइनस डेल V अपॉन डेल Z। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारे पास में I कैप माइनस मिल जाएगा 2xy और ये मिल जाएगा प्लस Z³ देन प्लस J कैप माइनस, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y तो ये प्लस x² हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। इसके बाद में रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी 0। देन हमारे पास में आ जाएगा K कैप और इसको हमें z के रेस्पेक्ट में करना है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3xz²। तो ये फाइनली हमारे पास में आंसर आ जाएगा I कैप 2xy प्लस Z³ प्लस J कैप x² प्लस K कैप 3xz²। ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास में क्वेश्चन है कि 3 charges each plus Q are placed at the corners of an isosceles triangle of sides BC and AC each 2a. BC और AC 2a हैं दोनों। D and E are the midpoints of BC and CA. The work done in taking a charge Q from D to E is. तो हमारे पास में एक्चुअली इसका डायग्राम कुछ ऐसे गिवन है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसकी ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। तो BC और AC इसके दो इक्वल साइड्स हैं और इनके मिड पॉइंट्स है D और E। हमें चार्ज को D से E पे लेके आना है, तो हमारे को वर्क डन निकालना है कितना होगा। अब हमें मालूम है कि वर्क डन के लिए सबसे पहले हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए और इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। तो हम पोटेंशियल लिखेंगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास में एक्चुअली आ जाएगी V एट D लिखते हैं, तो ये आ जाएगा K दैट इज Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से यहाँ पे Q बाय A, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल Q बाय A√3। अब सेम पोटेंशियल इस पॉइंट पे आएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड दिस चार्ज। तो इसको हम लिख देते हैं VE
तो W जो होगा वो होगा Q इंटू VD माइनस VE, और इस वजह से जो वर्क डन आएगा वो आएगा 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस plus Q minus Q and minus Q are placed at the corners of a square of side 2L. The electric potential at A midway between the two charges Q and Q is. So यहां पे हमें डायग्राम दिया है क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का। ये हमारे पास में स्क्वायर है ऑफ साइड लेंथ 2L प्लस Q, इसका मिडवे A है जहां पे हमें माइनस Q हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये L हो जाएगा और ये 2L हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है, तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, √5L आ जाएगा। सो V एट A हम लिखते हैं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट होगा, सभी में कॉमन होगा। अब इसकी वजह से पोटेंशियल लिखते हैं तो Q/L प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल लिखते हैं Q/L माइनस इसकी वजह से पोटेंशियल लिखते हैं तो Q/√5 इंटू L माइनस Q/√5 इंटू L। अब हम यहां से अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 2Q/L कॉमन ले लें तो 2Q/L एज कॉमन 1 माइनस 1/√5 हमारे पास में 4 पॉइंट चार्जेस माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, 2 small q and 2 capital Q are placed one at each corner of the square. The relation between Q and small q, capital Q and small q, for which the potential at the center of the square is 0 is. तो हमें एक सपोज स्क्वायर गिवन है और उस स्क्वायर के सपोज ये स्क्वायर गिवन है और इस स्क्वायर पे हमें जो चार्जेस हैं वो हैं Q माइनस Q, देन माइनस Q, देन 2Q एंड देन 2 कैपिटल Q, और ये सपोज सेंटर ले लेते हैं तो ये जो सेंटर की हमारे पास में सेंटर की डिस्टेंस आएगी इस किसी भी कॉर्नर से सेम आएगी, तो ये आएगी एक्चुअली A/√2। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल लिखते हैं सेंटर पे, तो VO आ जाएगा K दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/A/√2 माइनस स्मॉल q/A/√2 प्लस 2Q/A/√2 प्लस 2Q/A/√2। अब ये सेंटर पे पोटेंशियल 0 क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसको अगर हम 0 ले लेते हैं तो हमारे पास में ये चीज आ जाएगी कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, तो जो रिलेशन डेवलप होगा वो होगा Q = -Q। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ in space is V equal to 3x square, where XYZ are all in meter. The electric field at the point 102 is. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इट इज -dV/dx। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6x, और जब हम इसको एट 102 पे निकालेंगे तो ये -6 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। नेगेटिव होने की वजह से इसकी डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस के अराउंड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, तो हमारे पास में यहां पे एक डायग्राम गिवन है। ये 3 पैरेलल लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट हमारे पास में A है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन तीनों में है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा? हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वजह से VB सबसे ज्यादा होगा, उससे कम VC होगा और सबसे कम VA होगा। क्वेश्चन की, इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय Vxyz इक्वल्स टू 6x माइनस, इसको लिख देते हैं यहां पे, Vxyz इक्वल टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, where V is in volt and xyz are all in meters. The electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at 111 is, तो हमारे को फोर्स निकालना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑन चार्ज 2q। तो हम निकालते हैं इसको, F वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E हम लिखते हैं, और Q की वैल्यू हमें गिवन है 2 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में होगा I कैप माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स प्लस J कैप माइनस डेल V अपॉन डेल y प्लस K कैप माइनस डेल V अपॉन डेल Z। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 ये वाला, और इस चीज को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो माइनस ये लगा हुआ है 6, और ये हो जाएगा प्लस 8y, then these are constants, plus j cap माइनस y के रेस्पेक्ट में 0 होगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और हमें मिलेगा क्या 8x, फिर ये मिलेगा हमें प्लस 8, फिर ये मिलेगा हमें माइनस 6z प्लस k कैप माइनस ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये खाली हमें मिलेगा 6y। अब हम इसको निकालते हैं एट 111। तो हमने निकाला फोर्स एट 111, तो ये आ जाएगा 2 I कैप, यहां पे हमने माइनस 6 रखा प्लस 8 प्लस j कैप, और ये चीज हमें मिलेगी 8 प्लस 8 माइनस 6 प्लस k कैप माइनस 6। अब हम निकालते हैं मॉड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 ऑलमोस्ट सभी में कॉमन होगा, तो हमने इसको 4 लिखा और अंडर रूट लिखा, यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 1 आ जाएगा, प्लस यहां पे हमारे पास में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9, 3 आंसर आएगा, वो आएगा 4√35 न्यूटन। तो अगला क्वेश्चन है जिसका डायग्राम ये बोर्ड पे बना हुआ है। द पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B इन ईच डायग्राम। तो हमें वर्क डन बताना है कि कितना कितना आएगा।
अगर इस डायग्राम पे पॉइंट चार्ज को ए से बी मूव किया, इसमें मूव किया, इसमें पॉइंट नहीं बना हुआ है, बना देते हैं। पॉइंट ए यहाँ पे होगा, पॉइंट बी यहाँ पे होगा। तो इन सारे डायग्राम्स में ए से बी तक मूव कराने में चार्ज को कितना वर्क डन होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सभी में पोटेंशियल डिफरेंस 40 माइनस 10 30 आएगा, 40 माइनस 10 30 आएगा, 40 माइनस 10 30 आएगा, 40 माइनस 10 30 आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से वर्क डन सेम होगा इन ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A series combination of N1 capacitors, each of C1 is charged by a source of potential difference 4 volt. When another parallel combination of N2 capacitors, each of C2 is charged by a source of potential difference V. It has the same energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1 is then. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमने C1 वैल्यू के N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लिए और सीरीज में कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद में उसमें जो सप्लाई दी वो 4 वोल्ट की दी। तो जो एनर्जी स्टोर होगी वही अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम दूसरे पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएं जिसमें से हर कैपेसिटर C2 वैल्यू का हो और वो कितने नंबर में हो, N2 नंबर में हो, और उनको कनेक्ट किया गया हो पोटेंशियल सोर्स V वोल्ट से, तो सेम एनर्जी स्टोर करे। तो अभी अपन को बताना है कि जो C2 की वैल्यू होगी वो C1 की टर्म पे कितनी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एज गिवन इन क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल। अब इसको हम लिखते हैं हाफ C इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो C1 अपॉन N1 इंटू 4 वोल्ट का स्क्वायर इक्वल टू, अगला आ जाएगा हाफ इंटू N2 इंटू C2। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का जिसमें हर एक की वैल्यू C2 है, इंटू वोल्ट हमने पोटेंशियल सोर्स V से कनेक्ट किया था तो V स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कट हो जाएगा। तो यहां से हमें एक्चुअली C2 की जो वैल्यू आएगी वो C2 की वैल्यू आएगी 16C1 अपॉन N1 इंटू N2। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज। डायमेंशंस निकालने बोल रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का। तो एप्सिलॉन नॉट को हम कूलम्स फोर्स की हेल्प लेते हैं, तो हम लिखते हैं इसको Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू F, और इसको हम लिखते हैं F अपॉन Q। तो इसका स्क्वायर होने की वजह से ये हो जाएगा Q स्क्वायर कट जाएगा, F कट जाएगा। तो F अपॉन R स्क्वायर आ रहा है, F के लिए ML_T-2 और R के लिए L2। तो ये मिलेगा हमें ML-1T-2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्जेस Q and -Q face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in kerosene oil tank, the electric field between the plates will. अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने वो पैरेलल प्लेट्स को जो कि +Q -Q चार्ज कैरी कर रही हैं उनको उठा के केरोसिन ऑयल टैंक पे डिप कर दिया। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिक्रीज करता है जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स। तो देखते हैं इसको अपन कैसे क्या लिखेंगे। अभी अपन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और अपन क्या लिखेंगे E0/K इक्वल टू E। तो यहां से हमें मालूम पड़ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। Okay, now let's have next question. The
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहां पे 3, 3, 3 ये तीनों सीरीज में है। तो जब सीरीज में कैपेसिटर है तो उस कंडीशन पे अपन इसका इक्विवेलेंट अगर ये तीनों का निकालें तो ये C1 इक्वल टू आ जाएगा 3/3 दैट इज 1 माइक्रोफेरेड। अभी ये 1 माइक्रोफेरेड इस 2 के पैरेलल में आ जाएगा। तो जो C2 हम निकालेंगे वो निकालेंगे 2 प्लस दिस 1 पैरेलल में C1 प्लस C2 3 माइक्रोफेरेड। अभी ये 3, 3, 3 ये तीनों फिर सीरीज में हो जाएंगे। तो हमने उसको सॉल्व किया तो फिर से हमारे पास 3/3 दैट इज 1 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अभी ये 1 और ये 2 फिर पैरेलल में आ जाएंगे। तो C4 हमारे पास में आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 माइक्रोफेरेड। देन हमारे पास में ये 3 और ये 3 तीनों फिर सीरीज में हो जाएंगे। तो हमारे पास जो C5 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा बिटवीन ए एंड बी दैट विल बी 1 माइक्रोफेरेड। Two metallic spheres of radii 1 centimeter and 3 centimeter are given charges of -1 into 10 past to -2 coulomb and 5 into 10 past to -2 coulomb respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is। तो हमारे पास में दो मेटालिक स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस दिया 1 सेंटीमीटर जिसपे चार्ज है -1 इंटू 10 पास टू -2 कूलम, और दूसरा है मेटालिक स्फीयर जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और उसपे चार्ज है 5 इंटू 10 पास टू -2 कूलम। इन दोनों को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो ऑब्वियस है कि चार्जेस फ्लो होंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, और जब वो कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लेंगे तो चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। और उस कंडीशन पे हमारे पास में जो फाइनल चार्ज होगा ऑन द बिगर स्फीयर, क्वेश्चन वो पूछ रहा है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमारे पास में जो चार्ज आएगा वो आएगा Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, और इसके बाद में इसको हम C2 की वैल्यू लिखते हैं। तो C2 आएगा 4 स्फेरिकल है कैपेसिटर 4πε0R2, और ये जो होगा ये भी कॉमन पोटेंशियल होगा। तो ये आएगा हमारे पास में Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, एक्चुअली C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां से हमारे पास में जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 4πε0R2 एज इट इज। देन यहां पे हमने लिखा -1 इंटू 10 पास टू -2 प्लस 5 इंटू 10 पास टू -2 अपॉन C1 प्लस C2 में 4πε0 कॉमन हो जाएगा और अंदर R1 प्लस R2 आ जाएगा। इसके बाद में ये और ये वैल्यू कट हो जाएगी और ये हमारे पास में आ जाएगा 4 इंटू 10 पास टू -2। देन हमारे पास में आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2, और जब हम इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो हमें ये चीज मिलती है 4 इंटू 10 पास टू -2, और हमारे पास में जो R2 गिवन है वो R2 की वैल्यू हमारे पास में 3 अपॉन 1 प्लस 3 ये हम रख देंगे। तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 कट हो जाएगा, तो हमारे पास में फाइनली बच जाएगा 3 इंटू 10 पास टू -2 कूलम। तो ये हमारे पास में फाइनल चार्ज आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 thin dielectric slabs of dielectric constants K1 and K2, where K1 is less than K2, are inserted between plates of a parallel plate capacitor as shown. The variation of electric field E between the plates with distance small d as measured from plate P is। तो हमारे पास में डायग्राम जो क्वेश्चन पे गिवन है इट इज P प्लस 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 प्लस, यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है
जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास में है K1 और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है K2 और रिलेशन है K1 इज लेस देन K2 और यहां पे हमारे पास में सेकेंड प्लेट है माइनस चार्ज कैरी करता हुआ Q प्लेट। अब हमें इस क्वेश्चन पे इस प्लेट P से अगर हम मेजर करें तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है विथ डिस्टेंस क्या आएगा ये हमें बताना है। तो हम इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्या E1, तो E1 हमारे पास में आ जाएगा इक्वल टू E0 अपॉन K1 एंड E2 विल बी इक्वल्स टू E0 अपॉन K2। हमें क्या मिलेगा सिंस K1 इज लेस देन K2 गिवन है और यहां पे देयरफॉर E1 और E2 में क्या रिलेशन मिलेगा दैट E1 इज ग्रेटर देन E2। तो हम अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये होगा और फिर इसके बाद में सपोज ये और देन ये अब यहां पे हमारे पास में ये चीज ऐसे आएगी, देन हमारे पास में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इससे डाउन जाएगा, ऐसे आएगा, ये वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of EMF capital V and then disconnected from it a dielectric slab of dielectric constant capital K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? First statement given है the change in energy stored is half CV square into 1 upon K minus 1. Second statement है the charge on the capacitor is not conserved. ये गलत statement है. Third, the potential between the plates decreases by K times. सही है ये statement. The energy stored in the capacitor decreases by K times, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हम पहला स्टेटमेंट को चेक कर लें थोड़ा सा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास में जो चेंज इन एनर्जी आता है डेल्टा यू, तो ये जो डेल्टा यू है ये बेसिकली हम क्या लिखते हैं हाफ के सी, डायरेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाएगा, इनटू पोटेंशियल क्या होगा K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, हाफ CV स्क्वेयर, ये इंसर्ट करने के बाद की पोटेंशियल फाइनल एनर्जी है, माइनस हाफ CV स्क्वेयर, ये इनिशियल एनर्जी है। अब जब हम इसमें हाफ CV स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो हमें जो मिलेगा 1 अपॉन K माइनस 1। इसका मतलब ये है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही दिया हुआ है, तो चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड, वो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। Okay, so next question is a parallel plate air capacitor has capacity C. Distance of separation between plates is small d and potential difference capital V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of parallel plate air capacitor is. हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में लग रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं, तो हमने यहां पे सबसे पहले क्या लिखा फोर्स F इक्वल्स टू Q इंटू ई, देन हम क्या करते हैं E क्या हो जाएगा Q इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द गैप। देन हम इसको आगे लिखते हैं, तो हमारे पास में सिग्मा की वैल्यू अगर हम क्यू बाय ए रख दें
तो ये क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। देन हम आगे बात करें तो क्यू की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, सीवी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी से हमने डिवाइड भी किया इसमें और डी से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो ये सी बन जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी सीवी स्क्वेयर अपॉन 2d। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel plate capacitor of area capital A, plate separation small d and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constants K1, K2, K3 and K4 as shown in figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by। अब अगर हम ये K1, K2, K3, K4 की जगह एक खाली सिंगल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका K हो उसको अगर इंसर्ट करें तो उस K की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ दीज ऑल। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमें देखने में समझ में आ रहा है कि ये और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों कैपेसिटर जो फॉर्म्ड हो रहे हैं बाय K1, K2, K3 डायलेक्ट्रिक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस C डैश लिखते हैं, तो वो C डैश क्या आएगा, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, अभी एरिया क्या है इसका A/3 अपॉन प्लेट सेपरेशन कितना है D/2। देन हमारे पास में सेकेंड है K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/3 एरिया अपॉन अगेन प्लेट सेपरेशन इज सेम D/2 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D/2। तो ये हमारे पास में तीन पैरेलल में है, ये आ जाएगा। अब हम इसमें से K1 प्लस K2 प्लस K3 अगर हम कॉमन ले लें क्या, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू क्या हो जाएगा ये 2/3। अब इसके जस्ट बाद ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये इसके कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो हम आगे बात करें तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। C डबल डैश अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 2/3 इंटू, अब इसका कैपेसिटेंस ये हो गया C1 C2, तो ये आ जाएगा K4 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। प्लेट सेपरेशन इसका D/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हमने यहां लिख दिया अपॉन C1 प्लस C2, तो ये रहेगा K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3 प्लस K4 और इसमें से हमने कॉमन टर्म निकाल दी है 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ये हमारे पास में ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब इसका ये वाली ये C डबल डैश हमें गिवन है क्वेश्चन पे, इट इज कि अगर हमने इसकी जगह में खाली एक सिंगल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा K जिसकी वैल्यू है, सो विल हैव K एप्सिलॉन नॉट A/D। अब इसके बाद में यहां से हम ये एप्सिलॉन नॉट A/D कट कर सकते हैं और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में जो फाइनल आउटकम आएगा K का वो 2/3K that is equal to K4 plus K1 plus K2 plus K3 by 3 then whole divided by K4 into K1 plus K2 plus K3 then हम यहां से इसको आगे बढ़ाते हैं
तो ये सेपरेट, ये दो टर्म सेपरेट कर लिया जाए तो ये हमें मिलेगा 1/K1 plus K2 plus K3 plus 1/3K4 that is equal to 2/3K। ये हमारे पास में मिल जाएगा। अब हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2/K, 3 को हम यहां भेज देते हैं। सो 3/K1 plus K2 plus K3 plus 1/K4, ये हमारे पास में फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of resulting system, तो हमें बताना है कि टोटल जो एनर्जी है आफ्टर कनेक्शन क्या होगा। और स्टार्टिंग में हमने एक कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज किया बाय कनेक्टिंग इट विथ सोर्स, इसके बाद उसको डिस्कनेक्ट किया और एक आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ में हमने उसको कनेक्ट कर दिया। तो हमें बताना है कि जो एनर्जी है वो क्या होगी। सो लेट्स सी, हमारे पास में हमने इनिशियल एनर्जी लिखी ui, दैट इज हाफ CV²। देन हमने फाइनल एनर्जी लिखी आफ्टर डिस्कनेक्टिंग दिस फ्रॉम द सोर्स एंड कनेक्टिंग इट विद अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर। तो क्या होगा, चार्जेस ट्रांसफर होंगे, कॉमन पोटेंशियल अटेन होगा और ये हमारे पास में आ जाएगा हाफ C प्लस C, 2C हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा V/2 स्क्वेयर। पोटेंशियल जस्ट हाफ हो जाएगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, कैपेसिटी दोनों की सेम है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा हाफ इंटू हाफ CV²। अब इसके बाद में हमने क्या किया, चेंज निकाला, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू हाफ CV²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी है, इट डिक्रीजेस बाय हाफ। तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। So that's all for today.